कहानी शुरू होती है 8 लोगों से जो एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग खुद को पॉजिटिव बातें बोलकर मोटिवेट कर रहे थे और बाकी लोगों का ध्यान अपने फिजिकल अपीयरेंस पर था। थोड़ी देर बाद ये सभी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, जो देखने में एक नॉर्मल एग्जामिनेशन हॉल से काफ़ी मुख्तलिफ था। कमरे की रोशनी काफ़ी कम थी और हर एक कोने में सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। और इस कमरे में मौजूद गार्ड के पास एक गन भी थी। अब इस गन को देखकर सभी लोग थोड़े नर्वस हो गए, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। अब थोड़ी देर बाद एक आदमी इस कमरे में एंटर हुआ और सभी कैंडिडेट्स का वेलकम किया। दरअसल ये सारे लोग काफ़ी सारे एग्जाम्स पास करके यहाँ तक पहुँचे थे और इस जॉब को पाने के लिए इन्हें आखिरी एग्जाम को भी पास करना था। अब इस आदमी ने खुद को इन्विजिलेटर बताकर इंट्रोड्यूस किया और सभी को एग्जाम्स के रूल बताए। इन रूल्स के मुताबिक बाहरी दुनिया का कोई भी कानून इस रूम के अंदर लागू नहीं होगा और टाइमर शुरू होने के बाद ना ही ये गार्ड से बात कर सकते हैं और ना ही इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर किसी ने जाने अनजाने में अपने पेपर को ख़राब किया और यहाँ इस रूम से बाहर निकल गया, उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इनके पास 80 मिनट का टाइम होगा। 80 मिनटों में इन्हें क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा और इन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो इन्हें नौकरी मिल जाएगी। अब सारे रूल्स बताने के बाद इन्विजिलेटर ने इन सब से पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो वो टाइमर चलाकर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर देखा, जो ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से खाली था। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और कन्फ्यूजन के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लग पड़े। इस दौरान एक लड़की अपने कागज़ पर ये लिखने लग पड़ी कि उसे ये नौकरी क्यों चाहिए और तभी वो गार्ड इस लड़की के पास आता है और उसे पकड़ के इस कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इस लड़की ने अपना क्वेश्चन पेपर ख़राब कर दिया था। अब ये सब देखकर बाकी लोग काफ़ी डर जाते हैं और थोड़ी देर तक सुकून से बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद कैंडिडेट नंबर 5 को ये बात रियलाइज़ होती है कि वो रूल्स के मुताबिक सिर्फ गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है कि वो आपस में बात ना कर सकें। इन सबको कहता है कि अगर हमें इस एग्ज़ाम को पास करना है तो हम सबको मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना होगा। हमें एक साथ मिलकर टाइम ख़त्म होने से पहले इस इकलौते सवाल का जवाब देना होगा। और वो सभी लोग डिस्कस करते हैं कि वो इस सवाल को कैसे ढूंढ सकते हैं। इन सब की डिस्कशन में कैंडिडेट नंबर 1 चुपचाप बैठा होता है, जैसे उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। इस दौरान एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 उसे ऐसा करने से रोक देता है। कहता है कि हमें एक दूसरे को निकनेम्स देने चाहिए ताकि सबकी असली पहचान छुपी रहे। इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे को एक नाम देते हैं। इसकी शुरुआत कैंडिडेट नंबर 1 से होती है। भी लोग उसका नाम डेफ रख देते हैं, क्योंकि अभी तक उसने इनके साथ एक भी बात नहीं की थी। लड़कों के नाम उनकी स्किन के हिसाब से रखे जाते हैं, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक और वाइट। लड़कियों के नाम उनके बालों के हिसाब से रखे जाते हैं, कि ब्लॉन्ड, डार्क और ब्लूनेट। कहता है कि शायद हम अपनी सीट पे खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया कि जिसमें हम अपनी सीट पे बैठे रहें। अपनी बात को साबित करने के लिए वाइट अपनी सीट पे खड़ा हो जाता है। इसके बावजूद भी गार्ड उसे कुछ नहीं कहता और अपनी जगह पे खड़ा रहता है। यहाँ ब्रूनेट कहती है कि शायद वो क्वेश्चन किसी इनविजिबल इंक के साथ लिखा हुआ है या फिर किसी वाटर मार्क से लिखा गया है। कहकर वो अपनी सीट से खड़ी होती है। कमरे में मौजूद लाइट से उस क्वेश्चन को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। जब उसे अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं मिलता तो बाकी लोगों को अपना अपना क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए कहती है, कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन इनमें से किसी एक के पेपर में मौजूद हो। सब अपना अपना पेज चेक करते हैं, लेकिन इसी बीच डेफ चुपचाप अपनी सीट पे बैठा हुआ होता है। देखकर वाइट उसका पेपर ले लेता है और उसे भी लाइट में चेक करता है। बाकी पेपर्स की तरह ये भी पेपर खाली था। यहाँ ब्लैक कहता है कि शायद उस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें यूवी रेज की ज़रूरत है। तभी ब्लॉन्ड को दीवारों के दरमियान एक ब्लू लाइट नज़र आती है, जो शायद से यूवी लाइट्स थी। के बाद सभी लोग स्विच बोर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो सभी लोग इन ब्लू लाइट्स को चला सकें, लेकिन बदकिस्मती से पूरे कमरे में ना ही कोई स्विच बोर्ड था और ना ही कोई बटन था। इस पर ब्लैक कहता है कि शायद वो ब्लू लाइट्स इमरजेंसी लाइट्स हैं। उन्हें ऑन करने के लिए कमरे की दूसरी लाइट्स को ऑफ करना होगा। अब क्योंकि कमरे में और कोई स्विच बोर्ड नहीं है, इसलिए इन्हें सभी बल्ब्स को तोड़कर कमरे में अंधेरा करना होगा। हालांकि ब्राउन को ये प्लान काफ़ी रिस्की लगता है, इसलिए बाकी लोग इस प्लान के लिए वोट करते हैं और इस वोटिंग के हिसाब से इन्हें बल्ब्स को तोड़ने का रिस्क लेना चाहिए। सभी लाइट्स को तोड़ने के बाद कमरे की ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये सच में इमरजेंसी लाइट्स थीं। डेफ को छोड़कर बाकी लोग सब अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नज़र नहीं आता। इस पर सभी लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि 80 मिनटों में से 20 मिनट पहले ही गुजर चुके थे। अब इनके पास सिर्फ तकरीबन 1 घंटा बचा था। सोचने के बाद वाइट को एहसास होता है कि वो कैंडिडेट नंबर 2 के पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। बाद वो उसके डेस्क पे आता है और पेंसिल के साथ उसके ऊपर शेड करने लग पड़ता है। अगर उस पर कोई क्वेश्चन छुपा हो तो वो उभर कर बाहर आ जाए। इतनी मेहनत के बाद भी इन्हें उस क्वेश्चन का कोई पता नहीं चलता। अब वाइट उस पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और
ताकि बाकी लोग उस पेपर पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकें। बाद वो पेपर का एक टुकड़ा लेके रूम के कॉर्नर पे जाता है और अपने सूसू से उसे गीला कर देता है, शायद ये पेपर लिक्विड एक्टिवेटेड हो। हालांकि वाइट का ये भी आइडिया फेल हो जाता है और इस सूसू वाली हरकत पर काफ़ी लोग उसे गालियां देते हैं। अब अभी ये लोग अपने अगले मूव के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक ब्लैक और वाइट आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तभी उनकी नज़र डेफ पर जाती है, जो अपनी सीट पर बैठा हुआ रो रहा होता है। बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और सभी को बताता है कि ये पेपर्स हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डेफ इन बातों को फ्रेंच में कह रहा होता है, लेकिन किसी को इस बातों की समझ नहीं आती, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब यहाँ ब्राउन अपनी राय देता है कि शायद हम किसी एग्जाम में नहीं बल्कि एक बैटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। इस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हमें इस तरह तड़पते हुए मज़े ले रहे हैं। डार्क नाम की एक लड़की ब्राउन को कहती है कि नहीं, कंपनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और कंपनी का CEO हर चीज़ पर नज़र रखने वाला और अपने तमाम कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। कोई इतना क्लियर हो चुका था कि उसे कंपनी के बारे में कुछ बातों को पता है जो हमें नहीं पता। तो उसे साबित होता है कि ये लड़की इसी कंपनी में HR डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी, लेकिन वो अपनी इस नौकरी से खुश नहीं थी। उसने एक हाई पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उस पोस्ट को पाने के लिए उसे इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। वाइट कहता है कि उसे ये जॉब खुद कंपनी वालों ने ऑफर की थी। बाकी लोग बताते हैं कि उन्होंने इस जॉब के लिए खुद अप्लाई किया था। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी कि ये लोग इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दरअसल कंपनी की भेजी हुई ईमेल्स में ये बात साफ साफ लिखी थी कि जब तक कैंडिडेट इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर लेता उसे कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। डार्क इन सबको बताती है कि इस कंपनी का नाम वीरोग है, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी का मंथली टर्नओवर 20 मिलियन का है। दरअसल कुछ साल पहले जब दुनिया में पैंडेमिक बीमारी की शुरुआत हुई थी, इस कंपनी ने उस वायरस का एंटीट्यूड बनाकर दुनिया में काफ़ी लोगों की मदद की थी। इसके साथ ही इसी कंपनी ने दुनिया की एक ऐसी मेडिसिन ईजाद की है जो दुनिया की तमाम बीमारियों के साथ लड़ सकती है। ब्रूनेट कमरे में लगे फायर अलार्म की तरफ देखती है और इसके जहन में ख्याल आता है। ब्रूनेट सोचती है कि अगर हम इस फायर अलार्म को एक्टिव कर दें और कमरे में पानी की बारिश कर दें, पानी के चलते हमें क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। बाद वो गार्ड के पास गई और गार्ड की जेब से एक लाइटर निकाला और अलार्म ऑन कर दिया। वाइट थोड़ी सी कम थी, इसलिए वो फायर अलार्म की तरफ पहुंच नहीं सकती थी। इसी बीच वाइट ने उसे एक पेपर दिया और उसने उसे आग लगाकर फायर अलार्म एक्टिव कर दिया। इसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर देखा, लेकिन वो अब भी पहले जैसा ही था। इसी बीच गार्ड ब्रूनेट के पास आता है और उसे पकड़ कर कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने जिस पेपर से फायर अलार्म एक्टिव किया था वो उसी का पेपर था। वाइट ने बड़ी चालाकी से उसे इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को काफ़ी गुस्सा आता है उस पर। वाइट की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। तभी कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ इन्हें एहसास होता है कि कमरे की सभी लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड हैं। इसके बाद ब्राउन लाइट्स को दोबारा ऑन कर देता है, सभी से एहतियात करने को कहता है। इन सब चीज़ों को देखकर डेफ काफ़ी नर्वस हो जाता है और इन सब के सामने रोने लग पड़ता है। देखकर वाइट उसके पास जाता है और उसे बहुत बुरी तरह बुली करता है। डेफ को इतना तंग करता है कि वो तंग आकर अपने पेपर को छुपा जाता है। रूल्स के मुताबिक डेफ को भी कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इस कमरे में सिर्फ 5 लोग रह जाते हैं। वाइट की इन हरकतों को देखकर ब्लैक काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो वाइट को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद सभी मिलकर वाइट को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं और एक टाई की मदद से उसका मुंह बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वाइट को होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। देखकर डार्क ने टाई खोल दी और वाइट को बोलने का मौका दिया। यहाँ वाइट कहता है कि तुम मुझे मेरी दवाई दे दो वरना मेरी जान चली जाएगी। यहाँ एक खुलासा होता है कि वाइट को एक बीमारी है और उसे ज़िंदा रहने के लिए हर घंटे में एक गोली खानी पड़ती है। वाइट कहता है कि मुझे उस क्वेश्चन का पता लग चुका है, अगर तुम मुझे मेरी गोली दे दो तो मैं तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। सुनकर ब्लैक उसकी पॉकेट्स को चेक करने लग पड़ता है, लेकिन यहाँ उसे कोई दवाई नहीं मिलती। बीच वाइट दोबारा बेहोश हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। देखकर ब्लैक कहता है कि उस बीमारी के चलते वाइट को दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब ये सभी लोग फ़ौरन उस दवाई को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक लड़की को वो दवाई ब्राउन के टेबल से मिल जाती है और इसका मतलब ये था कि ब्राउन ने वाइट की जानबूझकर दवाई छुपा दी थी। वो लड़की वाइट को वो गोली खिलाने जाती है और लास्ट मोमेंट पर ब्राउन वो गोली उसके हाथ से वेंट में गिरा देता है। सारे लोग उस गोली को निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे दौरान ब्रूनेट कैमरे के पास जाती है। वो इन्विजिलेटर से वाइट की जान बचाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने रूल ब्रेक कर दिया था, उसे भी इधर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड एक सेफ्टी पिन को यूज़ करते हुए उस दवाई को बाहर निकालती है और वाइट को वो दवाई दे देती है। उसके बाद वो वाइट के हाथ खोल देते हैं और उसे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में पूछते हैं। इनसे कहता है कि जिस क्वेश्चन को हम ढूंढ रहे हैं उसका जवाब हम खुद हैं, क्योंकि कमरे में टाइम ख़त्म होने के बाद जो भी इंसान आखिर तक बचा रहेगा
वही इस जॉब का हकदार होगा। कहते ही वो फ़ौरन उस गार्ड की तरफ भागा और उससे उसकी बंदूक ले ली। उसने फायर करने की कोशिश करी तो उसे पता चला कि ये गन सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलेगी। के बाद उसने गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन को अनलॉक किया और कमरे में मौजूद बाकी लोगों पे गन तान दी। उसने सभी को धमकी दी कि अगर वो कमरे से बाहर ना गए तो वो सभी को गोली मार देगा। देखकर ब्राउन काफ़ी डर गया और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। बाद ब्लॉन्ड भी कमरे से बाहर जाने लगी। जाते जाते उसने वॉइस कमांड के जरिए कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिया। ऑफ होते ही वाइट काफ़ी घबरा गया और कमरे में गोलियों की बारिश करने लगा। बाद जब उसने लाइट्स ऑन की तो उसने ज़मीन पर ब्लैक को गिरे हुए पाया। उसकी गोली ब्लैक को लग गई थी, जिसकी वजह से ब्लैक जान से हाथ खो बैठा। अब टाइम भी ख़त्म हो चुका था। कैमरे के पास आता है और इन्विजिलेटर से कहता है कि इस एग्ज़ाम का विनर मैं हूँ और ये नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। तभी गार्ड वाइट के पास आता है और उसे अपनी वॉच में टाइम दिखाता है। टाइम देखकर वाइट शॉक हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने में अभी भी पूरे 20 सेकंड बचे हुए थे। उसने टाइम रहते इन्विजिलेटर से बात कर ली थी, इसलिए वो भी इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ ये खुलासा होता है कि जब ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तब डेफ ने चुपके से घड़ी के टाइम को कम कर दिया था। उसके बाद हम दोबारा से ब्लॉन्ड को देखते हैं। इसका एक पैर अभी कमरे के अंदर था। टेक्निकली वो इस कमरे में मौजूद आखिरी इंसान थी। वाइट के जाने के बाद वो कमरे में वापस आई और डेफ के टूटे हुए चश्मे से क्वेश्चन पेपर पढ़ने की कोशिश की। लकीली इस दफ़ा ब्लॉन्ड को वो क्वेश्चन दिख गया। टाइम ख़त्म होते ही डेफ कमरे में एंटर हुआ। जाकर ये खुलासा हुआ कि इस कंपनी का CEO और कोई नहीं बल्कि डेफ ही है। बाद ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर के पास गई और उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। असल एग्ज़ाम की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने सभी से पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, और इन्हें इस टेस्ट को पास करने के लिए सिर्फ इसी क्वेश्चन का जवाब देना था। ब्लॉन्ड ने इसका पता लगा लिया और समय रहते ही इसका जवाब दे दिया। उनका जवाब सुनकर डेफ उससे इम्प्रेस हो गया और उसे नौकरी दे दी। लेकिन उसने ये नौकरी को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जो कंपनी जॉब के नाम पर लोगों की जान लेती है। इस पर इन्विजिलेटर उसे बताता है कि ब्लैक अभी भी जिंदा है। गोली ने उसे घायल किया था वो कोई गोली नहीं बल्कि एक कैप्सूल था जो बॉडी के अंदर जाके उसके जख्मों को ठीक करता है, और इस कैप्सूल को भी इसी कंपनी ने ईजाद किया है। ये सब सुनने के बाद ब्लॉन्ड की जान में जान आई। उसने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। अब जाते जाते उसने डेफ को थैंक्स बोला और इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो गई।